नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेडीयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर के लिए आरजेडी के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। जगदानंद सिंह ने नाली के पानी से तुलना करते हुए प्रशांत किशोर के लिए आरजेडी में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, तो लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह पर ही भड़क गए, यानी पीके पर आरजेडी में जंग छिड़ गई है। गंदे लोग हैं, वो गंदगी में पड़े हुए लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। उनकी नियति है समाप्त हो जाना, कहीं उनकी प्रतिष्ठा अब आगे नहीं हो सकती है, या ऐसे ही किसी गंदे नाले में। मैंने एक बार कहा ना, ये गंदे लोग हैं। सुना आपने जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर को क्या कहा? नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। अरे वो गंदे लोग हैं, वो गंदगी में पड़े हुए लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। उनकी नियति है समाप्त हो जाना, कहीं उनकी प्रतिष्ठा अब आगे नहीं हो सकती है, या ऐसे ही किसी गंदे नाले में। मैंने एक बार कहा ना, ये गंदे लोग हैं। जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर की तुलना गंदे नाले के पानी से की और यहाँ तक कह दिया कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों के लिए आरजेडी में जगह ही नहीं है। अभी कल ही की तो बात है, प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया था। कुछ लोग कयास लगा रहे थे शायद तो प्रशांत किशोर आरजेडी में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो जगदा बाबू ने पहले ही नो एंट्री का बोर्ड चिपका दिया। वैसे जगदानंद सिंह की बात पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लाल हो गए, साथ में ये नसीहत भी देने लगे, जगदानंद जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जगदानंद जी को हम चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि अगर इस तरीके का वो बयान दिए हैं तो इस ऐसे बयान से वो बचें। जगदानंद सिंह के बयान से नाराज तेज प्रताप ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रशांत किशोर का आरजेडी में स्वागत है। अभी आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर अगर आना चाहे तो स्वागत है, एकदम वेलकम है प्रशांत किशोर जी इसको। हालांकि आरजेडी में तेज प्रताप को लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं, फिर भी तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के बयान पर विरोध तो जता ही दिया है। तो क्या माना जाए कि आरजेडी में प्रशांत किशोर को लेकर दो पाड़ है और प्रशांत किशोर की स्थिति न घर के रहे न घाट के रहे जैसी हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो कभी नीतीश के करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर की हालत आज ये हो गई कि हर रोज उन्हें जेडीयू नेता नया नया तमगा दे रहे हैं। कभी कॉर्पोरेट दलाल, कभी कोरोना वायरस और अब सबसे बड़ा बेशर्म का तमगा। वहीं विरोधी भी प्रशांत किशोर के बहाने नीतीश पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन पीके को फिलहाल विरोधी भी भाव देने के मूड में नहीं है। तो क्या प्रशांत किशोर अब एक कटी पतंग की तरह हो गए हैं? अरे नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लोग वोट देता है। बेशर्म व्यक्ति है ये। देश में अगर बेशर्म व्यक्ति में किसी का नाम आएगा, उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। यानी कि प्रशांत किशोर है राजनीति में ही। ये राजनीति में किशोर, इनके जाने आने से एनडीए गठबंधन में कुछ होने वाला। जिस जेडीयू में प्रशांत किशोर को अक्टूबर 2018 में नीतीश ने शामिल कराते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देकर आबरू बख्शी थी, आज उसी जेडीयू से प्रशांत किशोर बड़े बेआबरू होकर निकाले गए। हालात ये हो गए हैं कि जेडीयू नेताओं की ओर से प्रशांत किशोर को अनुकंपा वाले नेता, कॉर्पोरेट दलाल, जाली माल, कोरोना वायरस के बाद अब सबसे बड़े बेशर्म का भी तमगा दे दिया गया। अरे नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लोग वोट देता है। बेशर्म व्यक्ति है ये। देश में अगर बेशर्म व्यक्ति में किसी का नाम आएगा, उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। यानी कि प्रशांत किशोर है राजनीति में ही। ये राजनीति में किशोर, इनके जाने आने से एनडीए गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है। वैसे खुद की बेइज्जती के लिए प्रशांत किशोर खुद जिम्मेदार हैं। कहावत है, जिस थाली में खाए उसी में छेद। इसी कहावत की तर्ज पर जिस नीतीश ने उन्हें सम्मान दिया, उन्हीं नीतीश के फैसले के खिलाफ बोलने लगे। जिस मोदी शाह की जोड़ी ने मौका दिया, उसी जोड़ी को आंख दिखाने लगे और जेडीयू नेता रहते हुए कभी बंगाल तो कभी दिल्ली जाकर विरोधियों से हाथ मिलाने लगे। देखिए, प्रशांत किशोर हवा में उड़ते हुए कागज की पतंग की तरह हैं, जो जहाँ तहाँ जाते आते रहते हैं, जैसी तैसी बातें करते हैं, उनमें अस्थायित्व का अभाव है। अब प्रशांत किशोर एक कटी पतंग की तरह हो गए हैं, जिससे विरोधियों को सहानुभूति तो है, लेकिन कोई इस पतंग के पीछे भागना नहीं चाहता है। नहीं भाई, हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या गंदे नाले से आप बाल्टी में पानी निकालोगे तो उसको क्या प्रयोग करोगे अपने रसोई घर में या पीने में? अरे वो गंदे लोग हैं, वो गंदगी में पड़े हुए लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं।
उनकी नियति है समाप्त हो जाना, कहीं उनकी प्रतिष्ठा अब आगे नहीं हो सकती है, या ऐसे ही किसी गंदे नाले में। मैंने एक बार कहा ना, ये गंदे लोग हैं। आदमी जो है वो मन बना ले कि हमें सरकार में ही रहना है, तो वो कुछ की सुनता नहीं है। और वो दोनों ने जो सवाल खड़े किए थे वो तो बुनियादी पार्टी के सिद्धांत थे, तो वो उन सिद्धांतों पर नहीं चलना चाहते, इसलिए ऐसे लोगों को उन्होंने निकाल दिया। नीतीश कुमार जी के पास तो हमको लगता है उनके निकलने के बाद एनडीए में निश्चित तौर पे एनडीए कमजोर भी होगा, एनडीए में टूट भी होगी, और आने वाले 2020 का परिणाम पूरी तरह एनडीए के विपरीत जाएगा। जाहिर है राजनीति के मार्केट में जिस वैल्यू के दम पर प्रशांत किशोर अब तक उछल रहे थे, जेडीयू से निकलते ही वो वैल्यू भी कम हो गया है। देखना होगा ठिकाना बदलने वाले प्रशांत किशोर को कोई नया ठिकाना मिलता है या नहीं। दिल्ली से अमितेश और पटना से रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात शर्जील इमाम की। जी हां, जिसने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया कि वायरल वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और उसने जानबूझकर तमाम भाषण दिए। शर्जील इमाम का कबूलनामा। वायरल वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं, जानता था भाषण से होगी गिरफ्तारी, गिरफ्तारी का कोई अफसोस नहीं। शर्जील इमाम का ये वही कबूलनामा है जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शर्जील इमाम ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया है। यानी शर्जील ने जो बातें अलीगढ़ में कही वही वायरल हुई है। इस कबूलनामे के बाद शर्जील की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शर्जील हाईली रेडिकलाइज है और उसके अंदर हिंदुस्तान को लेकर काफी जहर भरा हुआ है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इस्लामिक यूथ फेडरेशन और पीएफआई के साथ शर्जील के संबंधों की भी जांच की जा रही है। शर्जील बार बार जांच अधिकारियों को ये कह रहा है कि देश में मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, उसी को लेकर वो देश में घूम घूम कर अपनी आवाज उठा रहा है। पुलिस के सूत्रों की माने तो पूछताछ में शर्जील ने कबूल किया है कि वो जानता था कि ऐसे भाषण देने से वो गिरफ्तार हो सकता है। अपनी गिरफ्तारी का उसे कोई अफसोस नहीं है। पुलिस ने शर्जील के सभी वीडियो को एफएसएल में जांच के लिए भेज दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शर्जील के जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस को लगता है कि शर्जील के साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने शर्जील से कुछ सवाल पूछे हैं। पुलिस के सवालों की फहरिस्त कुछ इस तरह से है। 13 दिसंबर 2019 को जामिया कब और किन लोगों के साथ पहुंचे? जामिया में क्या भाषण दिया? 15 जनवरी को शाहीन बाग में क्या भाषण दिया? शाहीन बाग में आप किस मकसद से पहुंचे थे? क्या धरने की पूरी योजना आपने बनाई? किसने सहयोग दिया था? पीएफआई से आपके क्या संबंध है? पीएफआई के किन किन पदाधिकारियों से और कब से जान पहचान है? पीएफआई के किन पदाधिकारियों से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? देश भर में सीएए विरोधी प्रदर्शन और रैलियों में क्यों शामिल हुए? वो कौन लोग हैं जो आपको आर्थिक मदद करते हैं? अब इन्हीं सवालों के जवाब के जरिए पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है और शर्जील और उसके कनेक्शन का पर्दाफाश करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर पटना से, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करने के साथ ही NH 30 से गुजर रही कई गाड़ियों को निशाना बनाया। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों से मारपीट तक की गई। साथ ही एक बस और एक पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब पुलिस पर भी हमला किया जाता है। घटना को कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। बाद में एसएसपी, सिटी एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और तब जाकर हालात को काबू में लाया गया। घटना उस वक्त हुआ जब 25 साल का एक युवक सड़क पार कर रहा था और तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिसके बाद जमकर बवाल काटा गया। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आक्रोश की ये आग आप देख सकते हैं। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने इस युवक को कुचला, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है जमकर। उसके बाद आक्रोश की आग की तस्वीरें और बवाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सड़कों से गुजर रहे वाहनों को निशाना बनाया जाता है, राहगीरों के साथ मारपीट की गई। मीडिया कर्मी जो इस
खबर को कवर कर रहे थे, उन्हें तक नहीं बख्शा गया। दौड़ा दौड़ा कर उनको भी पीटा गया और पुलिस पर भी पथराव किए गए। जो घर की महिलाएं हैं, राजधानी पटना में सड़क दुर्घटना के बाद आज एक बार फिर से बवाल हुआ है। और देखिए नाराज भीड़ ने किस कदर गाड़ियों को अपना निशाना बनाया है। एक बस में आग लगा दी गई है, पूरी तरह से धू कर ये बस जल गई। ठीक इसके बगल में एक पिकअप वैन है, उसमें भी आग लगा दी गई है। और नाराज भीड़ ने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है और जिस तरीके से लोगों ने पथराव किया, उसके बाद आग लगाई। पुलिस ने यहाँ पर हवाई फायरिंग भी की है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। लगातार कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से लोगों ने अपने हाथों में लिया था, एक बड़ी समस्या पुलिस के लिए भी आन खड़ी हुई थी और फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। ट्रक था, 10 चक्का ट्रक था, धक्का मार के भाग गया। हम लोग वहाँ पकड़े तो यातायात पुलिस बोला कि हम इसको अपने पास रखते हैं। हम लोग आए हॉस्पिटल में पता चला कि डेथ कर गया। वहाँ गए तो यातायात पुलिस 10 या 500 रुपया लेकर उसको छोड़ दिया। ट्रक वाला भाग गया। उसके बाद लोकल लोगों ने यहाँ पे अराजकता फैलाई और बहुत सारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। एक बस में और एक मैजिक में आग लगा दिया है और ऐसा दृष्टांत पहले भी कुछ दिनों पहले देखने को मिला था। और यहाँ पे चूँकि ये बाईपास चालू इलाका है, उस वक्त पुलिस फोर्स मौजूद नहीं था। कंट्रोल के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है पुलिस को यहाँ? नहीं, मेरी उपस्थिति में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं, एक युवक परिजनों पर क्या बीती है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे परिवार पर किस कदर कहर टूटा है। दुर्घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, रो रो कर बुरा हाल है। जो घर की महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, जाहिर सी बात है एक अप्रत्याशित घटना, अचानक से कोई घटना पूरे परिवार में अगर हो जाए तो परिवार पर क्या बीतती है, इसकी एक बानगी आप देख सकते हैं। सड़क पर ईंट पत्थर गिरे हुए हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर पथराव भी हुआ है। कई गाड़ियों के कांच जो है वो टूटे पड़े हैं। जो लोग हैं दूर दूर तक स्थानीय लोग, इसमें कहीं ना कहीं जो अनसोशल एलिमेंट होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इस कदर कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेते हैं और पुलिस के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। NH-30 पर किस तरीके से वाहनों की गति सीमा नियंत्रित की जाए, एक बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती भी है पटना पुलिस के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर सुपौल से, जहां एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है। सरायगढ़ थाना इलाके के सदानंदपुर गांव में भूमि विवाद में एक महादलित की खूंटे से बांधकर घंटों पिटाई की गई, लेकिन कई घंटे तक पुलिस उसे बचा नहीं पाई। करीब 4 घंटे तक खूंटे से बांधकर पिटाई के बाद मौके पर पहुंची सरायगढ़ पुलिस ने इसे यहां से मुक्त कराया। दरअसल सदानंदपुर गांव में भूदान की जमीन पर कई परिवारों का दावा है और इसी विवाद को लेकर 1 महीने पहले सदानंदपुर गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें सरायगढ़ थाना अध्यक्ष और सीओ ने जमीन का बंटवारा भी कर दिया, जिसके बाद महावीर मुखिया के परिवार वाले उस जमीन पर अपना घर बनाने लगे। और इसी दौरान आज सुबह गांव के किशुन देव सादा के परिवार वालों ने उस जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए भूदान से जमीन मिलने की बात की, जिसके बाद ही दबंगों का कहर टूटा और किशुन सादा को खूंटे से बांधकर जमकर इसकी पिटाई की गई। किशुन देव सादा घर ये कोई ना आया यहाँ छोड़ाने। चीन के वुहान शहर में फैले कोरोना वायरस के मरीज के छपरा शहर में मिलने के बाद से स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ गई थी, लेकिन चीन से लौटने वाली एकता कुमारी का ब्लड सैंपल आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। सैंपल नेगेटिव पाया गया है। आपको बता दें कि एकता कुमारी का ब्लड सैंपल नेशनल वायरोलॉजिकल लेबोरेटरी पुणे भेजा गया था और वहां से रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है कि एकता कुमार कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं है। इसकी पुष्टि पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने भी कर दी है। खुद एकता कुमारी ने भी कहा कि मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल एकता पीएमसीएच में भर्ती हैं। राहत की बात, मैं बहुत पहले से रिलैक्स थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं खुद मेडिकल साइंस फील्ड से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मैं शुरू में थोड़ी सी पैनिक थी क्योंकि जब मैं यहाँ आई अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे मीडिया आ गए। बीइंग एज रिसर्चर स्टूडेंट मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं पैनिक थी। और दूसरी बात कि हर जगह जो भी गलती से मेरे घर से कॉल आई, हर किसी के फैमिली मेंबर बहुत कंसर्न होते हैं अपने फैमिली मेंबर के लिए, तो इस वजह से हमें कोऑपरेट करना पड़ा। हमारे पास वो रिपोर्ट आया है और वो निगेटिव है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। पेशेंट अभी भर्ती है अस्पताल में? पेशेंट भर्ती है और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और प्रधान सचिव महोदय का आदेश आ जाएगा तो मैं डिपार्टमेंट जिनके अंडर में डॉक्टर आर डी सिंह के अंडर में है, तो आर डी सिंह को मैं कहूँगा इसको छोड़ने के।
खबर मोतिहारी से, जहां साक्ष्य छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में डॉक्टर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद आईएमए ने आपात बैठक बुलाकर पुलिस की कार्रवाई को एकतरफा बताया और सीनियर अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराने के साथ ही हड़ताल की चेतावनी दे दी। आपको बता दें कि बैठक में आरोपी डॉक्टर ने भी अपना पक्ष रखा है। कल फिर से डॉक्टरों की टीम डीएम और एसपी से मिलकर अपने पक्ष को रखेगी। मामला पिपरा कोठी के महमदा गांव में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग में एक नाबालिग को गोली लगने से जुड़ा हुआ है। पुलिस का जो काम है, बात यही है कि हम लोग तो पेशेंट बचाने में कोशिश कर रहे थे कि बच्चा नहीं मरे। उसके बाद मेरे स्टाफ से ऐसा अमानवीय व्यवहार किए और मेरे अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च कर दिए। तो ट्रीटमेंट करें हम लोग कि ये सब करें, समझ में नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है। सर एफआईआर में क्या लिखा गया? एफआईआर में हम लोग के पास तो कॉपी नहीं है, लेकिन अभी यही जानकारी मिली है, लिखा गया कि साक्ष्य छुपाए हैं हम लोग और पुलिस को गुमराह किए हैं, छुपा के इलाज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है। पहले ऐसा होता था कि इन्फॉर्मेशन दे के इलाज होता था, जिसमें बहुत लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है कि पहले आप लाइफ सेविंग काम कीजिए, तब आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। लेकिन ये किस गलतफहमी में ऐसी घटनाक्रम हुई, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हम लोगों ने संघ की बैठक की है और अभी हम लोग मिलेंगे एसपी साहब से और डीएम साहब से और ये इन्फॉर्मेशन देंगे। खबर हाजीपुर से, जहां सदर प्रखंड के पानापुर लंगा गांव में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन दूध की नदी बहती है। आप ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मंदिर भुइयां बाबा मंदिर के नाम से मशहूर है, जहां पर दूध की नदी जो है बहाई जा रही है। इस मंदिर में वैशाली के अलावा कई जिलों से लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं और भुइयां बाबा मंदिर में दूध से अभिषेक करते हैं, जिसके चलते मंदिर में दूध की नदी बहती हुई नजर आती है। कई हजार टन दूध का चढ़ावा यहाँ चढ़ाया जाता है। वहीं प्रसाद के तौर पर यही दूध श्रद्धालुओं के बीच बांटे जाते हैं। खास तौर पर ये मंदिर पशुपालकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। पशुपालक यहाँ ढोल मृदंग के साथ गाते बजाते दूध लेकर पहुंचते हैं और भुइयां स्थान पर दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करते हैं। भुइयां बाबा में लोगों की ऐसी आस्था है कि दुग्ध अभिषेक करने से पशुओं की सुरक्षा होती है और पशु किसानों को दूध देती है, जिससे जीवन उनका चलता है। ये परंपरा लंबे वक्त से चली आ रही है। बसंत पंचमी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और यह मेला भी बसंत पंचमी के दौरान हर वर्ष लगता है। बसंत पंचमी के मौके पर आज विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की गई। स्कूल, कॉलेज से लेकर कोचिंग और तमाम शिक्षण संस्थानों में छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तो पटना विश्वविद्यालय के भी सभी हॉस्टल्स में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। पटना विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल के छात्रों ने मां की पूजा आराधना की। वहीं अरविंद महिला कॉलेज में भी छात्राओं ने मां की पूजा अर्चना की। पटना के बीएन कॉलेज की बात करें तो यहां भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। पूजा में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव शामिल हुए। तेज प्रताप ने कहा कि वो बीएन कॉलेज से ही पढ़े हैं और उनके पिता ने भी इसी कॉलेज से छात्र नेता के तौर पर अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, इसलिए यहां से उनका विशेष लगाव है।